तो एक सूटेड बूटी बंदा आया और टाई वगैरह लगाई हुई थी उसने मुझसे पूछा कि आप नए ऑफिसर हो या ज्वाइन करने आए हो। मैंने कहा हाँ। उसने कहा मुझे आप अपना ज्वाइनिंग लेटर दो। तो मैंने ज्वाइनिंग लेटर दिया उसको। तो मेरा एक्सेप्टेंस का लेटर बनवा के सुप्रेंट से साइन करवा के ले आया। हाँ। तो थोड़ी देर बाद पता लगा, या थोड़े दिनों बाद आप लगा लें, मुझे पता चला कि इसका नाम चार्ल्स सोबराज था। चार्ल्स सोबराज जिस सेल में था वो उस टाइम बंद थी। तो उसी बंद सेल में वो खड़ा हो गया और मैंने उसको चार्ल्स सोबराज को कहा कि ज्ञानी जी आए हैं, ये होम मिनिस्टर हैं भारत के। मेरे हाथ में किताब है, नाम है ब्लैक वारंट, तिहाड़ जेल के जेलर की इनसाइड स्टोरी। इसमें कहानी है चार्ल्स सोबराज की, बिकनी किलर के नाम से मशहूर थे। इसमें कहानी है इंदिरा गांधी के 2 हत्यारों की। इसमें कहानी है अफजल गुरु की कि उन्होंने फांसी के वक्त क्या कहा था। ये सब कुछ हम जानेंगे। नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है, आप देख रहे हैं India.com। हमारे साथ हैं इस किताब के ऑथर सुनील एस जेलर, सुनील गुप्ता जी, जो यहाँ पर आए हैं। इस किताब की पूरी इनसाइड स्टोरी बताएंगे, अलग अलग अपराधी के किस्से बताएंगे। सर, India.com में आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, चार्ल्स सोबराज से शुरू करते हैं। आपकी पहली बार मुलाकात कब हुई, उस दौरान क्या हुआ था? मैंने मई 1981 में मैंने तिहाड़ ज्वाइन की थी। तो जैसे मैं गया तो हमारा जो दिल्ली का बैच था, पहला दिल्ली का बैच था। इससे पहले जो है पंजाब, हरियाणा, यूपी के ऑफिसर थे जो इसको जेल को मैन करते थे। तो जब हमारा पहला बैच था, मैं वहाँ गया तो मुझे पता लगा कि जो वहाँ के एसपी थे वो तंग करते थे दिल्ली वालों को रोल पे लेने के लिए। अच्छा। वो नहीं चाहते थे कि दिल्ली वाले आए और जेल का कंट्रोल लें। तो मैं जैसे ही गया तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे मेरा नाम सुनील गुप्ता है, मैं रेलवे से नौकरी छोड़ के आया हूँ। मैं रेलवे में अच्छी जॉब कर रहा था और आपके यहाँ असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की जो वैकेंसी थी उसके लिए आया हूँ। कहते आपने किससे पूछ के जॉब छोड़ी? मैं एकदम हैरान। मैं तो सोच रहा था कि बहुत अच्छी पोस्ट के ऊपर जा रहा हूँ तो एक अच्छा वेलकम होगा। ऐसा वेलकम तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। हाँ। तो मैंने उनको बताया कि मैंने आपको एक चिट्ठी डाली थी आज से कोई 1 महीना पहले, जिसमें मैंने 1 महीने का टाइम मांगा था ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि मैंने रेलवे से रिजाइन करना था। तो कहते हमें कोई चिट्ठी वगैरह नहीं मिली। उन दिनों में चिट्ठी का ही होता था। हाँ, चिट्ठी भेजते बिल्कुल, थे। हाँ, उस टाइम 81 की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ। तो मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे जमीन मेरे नीचे से खिसक रही है और मैं धंस जाऊंगा, क्योंकि एक आप गवर्नमेंट की जॉब छोड़ के आ रहे हो दूसरी गवर्नमेंट की जॉब के लिए। इसमें फायदा ये था कि आपको दिल्ली में रहना था, जबकि रेलवे में आपको ऑल ओवर इंडिया में जो है ट्रांसफर कर सकते थे वो। तो फिर मैं आके बाहर बैठ गया। ये ज्वाइनिंग में इतनी दिक्कतें आई? मैं बाहर बैठ गया आके। इतनी देर में मैंने एक देखा कि एक बड़ा सूटेड बूटेड बंदा जो है वो विजिट करके जैसे ड्योढ़ी में आता है, तो एक सूटेड बूटी बंदा आया और टाई वगैरह लगाई हुई थी उसने। तो मैं उसको देख के खड़ा हो गया। अच्छा। तो मैं जब खड़ा हो गया तो उसने मुझसे पूछा कि आप नए ऑफिसर हो या ज्वाइन करने आए हो? मैंने कहा हाँ। उसने पूछा क्या नाम है? तो मैंने नाम बताया और बताया कि इस पोस्ट के लिए आया हूँ। वो सबको पता था कि इस पोस्ट के लिए जो है ऑफिसर आ रहे हैं, क्योंकि हमारा बैच 6-7 लोगों का था। तो फिर उसने थोड़ी देर में वो आया, उसने कहा मुझे आप अपना ज्वाइनिंग लेटर दो। तो मैंने ज्वाइनिंग लेटर दिया उसको। तो मेरा एक्सेप्टेंस का लेटर बनवा के सुप्रेंट से साइन करवा के ले आया। हाँ। तो मैं बहुत हैरान हुआ कि ये कौन सा ऑफिसर है ये कि जिसने इतनी जल्दी मेरा काम करवा दिया। तो थोड़ी देर बाद पता लगा, या थोड़े दिनों बाद आप लगा लें, मुझे पता चला कि इसका नाम चार्ल्स सोबराज था और ये अनडिस्प्यूटेड किंग था वहाँ का, तिहाड़ जेल का। सर, एक चीज़ था कि बिकनी किलर जो शब्द यूज़ किया जाता है इनके लिए, कि मशहूर थे बिकनी किलर के नाम से, क्यों कहा जाता था बिकनी किलर? इनका बिकनी किलर का नाम जो है ये गोवा से पड़ा था। अच्छा। आपको जैसे पता ही है कि गोवा जो है एक फेवरेट डेस्टिनेशन है फॉर फॉरेनर्स, खासकर यूरोप वगैरह के लोग जो है बहुत आते हैं। अगर इंडिया में देखें तो गोवा ही बेस्ट प्लेस है। गोवा इज बेस्ट है।
तो इसका क्या होता था कि ये वहाँ जो यूरोप वगैरह से लड़कियाँ आती थी या वेस्टर्न कंट्री से जो लड़कियाँ आती थी, ये उनसे दोस्ती करता था। दोस्ती करके उनको डिनर पे बुलाता था। डिनर पे बुला के उनको कुछ सीडेटिव्स वगैरह खिला देता था। अच्छा, नशीली दवाएं। नशीली दवाएं, नशीली दवाएं खिला देता था। और फिर ये उनको जो है लूट के, उनकी जो बिलोंगिंग्स होती थी, उनके पास जो डॉलर्स होते थे या मनी होती थी, उसको ये लूट के भाग जाता था। अच्छा। और कई केसों में इसने क्या किया कि इसने बहुत ज़्यादा जहाँ रिलेशन अच्छे बना लिए लड़की के साथ, तो ये उसको लूट के उसको कई बार इसने मर्डर भी कर दिया। तो इसलिए इसको जो है बिकनी किलर कहते थे कि अच्छा। क्योंकि लड़कियों ये वैसे भी इसकी जो है बड़ा फेवरेट था। हाँ। किसी भी लड़की से अगर इसने बात करनी होती थी तो बहुत ही तहजीब से और बहुत ही सूटिड बूटिड तरीके से जो है लड़की से बात करता था। क्योंकि जब मैं जेल में था तो ये ड्योढ़ी में, तो ड्योढ़ी मीन्स कि जहाँ पे सुप्रीम जेल वगैरह बैठते हैं उस जगह पे तो ये हमेशा घूमते ही रहता था। इसका क्या होता था कि इसको मिलने के लिए बहुत लोग आते थे। अच्छा। जर्नलिस्ट भी आते थे, वकील भी आते थे, प्रोफेसर भी आते थे, और ज़्यादातर जो है वो होम मिनिस्टर भी आए थे। होम मिनिस्टर भी आए थे, वो बाद में बताऊंगा आपको। तो इसको जब खासकर कोई फेयर सेक्स का बंदी आती थी तो ये खूब सूटेड बूटेड होके सेंट वगैरह लगा के टाई वगैरह पहन के उसके सामने जाता था। तो मैं तभी मुझे ये भी पता लगा कि इसकी और नहीं तो करीब उस टाइम पे 30-40 इसकी गर्ल फ्रेंड थी जो इसको मिलने के लिए आती थी। डिफरेंट, मतलब खाली गर्ल फ्रेंड ये नहीं। तो उसमें इंडियन्स भी होते थे या सिर्फ फॉरेनर्स ही? मोस्टली इंडियंस भी होते थे, फॉरेनर्स भी होते थे। अच्छा। इंडियंस क्योंकि दिल्ली जो है ये इंडिया की कैपिटल है, इसी वजह से इंडियंस काफ़ी थी इसकी गर्लफ्रेंड। और गर्लफ्रेंड भी इसकी ऐसी होती थी, मतलब जो हाईली एजुकेटेड होती थी। ओके। एक हैदराबाद उसमें यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी जो मुझे याद है। और ऐसे ही इसका जो है जो भी इसको मिलने वाले आते थे हाईली एजुकेटेड होते थे जिनसे दोस्ती करता था। सर, अभी आप मिलने वाली बात बोले तो वही वो किस्सा मुझे भी मैं पढ़ा किताब में। ज्ञानी जेल सिंह जब होम मिनिस्टर थे, क्यों मिलने आए थे चार्ल्स शोबराज से? नहीं, ज्ञानी जेल सिंह जी मिलने नहीं आए थे। हाँ। एक्चुअली क्या था कि एक इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर आई थी जिसमें उसमें लिखा था कि तिहाड़ जेल इज रूलिंग, चार्ल्स शोबराज इज रूलिंग तिहाड़ जेल। ओके। जब ये खबर आई तो उन दिनों पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था। तो पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, ज्ञानी जी होम मिनिस्टर थे। तो आई थिंक इट वाज द मंथ ऑफ सितंबर। तो मैं शाम को बैठा था, मैं ड्यूटी ऑफिसर था वहाँ पे जेल का, क्योंकि जब नया नया कोई आदमी ज्वाइन करता है जेल में तो उसको ड्यूटी ऑफिसर लगाते हैं। बिल्कुल। ताकि उसको अपनी ड्यूटीज़ का जो है पता लग जाए। जी। तो मैं बैठा था, तो हमारा जो गेट कीपर था, तो गेट कीपर मेरे पास भागता हुआ आया, कहने का सर कोई आए हैं बाहर, वो कह रहे हैं कि मैं होम मिनिस्टर हूँ, तो मैं उनको क्या जेल के अंदर ले लूँ? तो मैंने कहा यार ये होम मिनिस्टर आए हैं, उनको एकदम लो, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोटोकॉल होता है कि जब भी कोई वीवीआईपी आता है ओके तो उसके लिए बड़ा गेट खोलते हैं। ठीक है। कोई वीवीआईपी नहीं होता उनके बाकी के लिए तो छोटा गेट होता है, विकेट गेट कहते हैं उसको, और जो बड़ा गेट होता है वो वीवीआईपी के लिए खोलते हैं। तो उसने फटाफट, मैंने उसको कहा ये अपना गेट खोल, उसने गेट खोला और ज्ञानी जी को अंदर लिया। ज्ञानी जी थे, उनके साथ उनका पीएस था। तो मैं बैठा था, मैंने उनका अभिवादन किया। तो उस पर फिर ज्ञानी जी ने कहा कि चार्ल्स शोबराज किस वार्ड में है, अच्छा, वहाँ पे हमें ले चलो। हाँ, ये सिर्फ एक्सप्रेस की खबर की वजह से? हाँ, एक्सप्रेस की खबर की वजह से, क्योंकि पार्लियामेंट में उन दिनों में काफ़ी शोर मच रहा था कि चार्ल्स शोबराज कैसे जेल को डोमिनेट कर रहा है, रूल कर रहा है। तो मैं उनको लेके गया अंदर, तो ज्ञानी जी को लेके गया। चार्ल्स शोबराज जिस सेल में था वो उस टाइम बंद थी, तो उसी बंद सेल में वो खड़ा हो गया, और मैंने उसको चार्ल्स शोबराज को कहा कि ज्ञानी जी आए हैं, ये होम मिनिस्टर हैं भारत के। तो वो आपस में कुछ एक बात करते रहे। अच्छा। उनके बात करने में भी, क्योंकि चार्ल्स शोबराज को हिंदी नहीं आती थी, अच्छा, ओके, और ज्ञानी जी को शायद इंग्लिश नहीं आती थी, हाँ उतना तो ये दोनों ने एक दूसरे से देखा, और मैं उसमें ट्रांसलेटर का काम कर रहा था। अच्छा, ओके। तो उनको मैंने आपस में कम्युनिकेशन किया, तो ज्ञानी जी ने पूछा उससे
कि तुमने इतनी सारी किताबें रखी हुई हैं, तो उसने कहा मेरी हॉबी है, मैं पढ़ता हूँ। तो उसके बाद उन्होंने इधर उधर देखा कि और कोई सुविधाएं इसको तो नहीं दी हुई। तो जब सेटिस्फाई हो गए तो उसके बाद वो फिर अपना वापस जाने के लिए जाने लगे। तो तभी एक जोर से आवाज़ आई, चाचा नेहरू जिंदाबाद। ये चाचा नेहरू की जेल है, अच्छा। यहाँ पे सब कुछ मिलता है। और जो ये बोल रहा था, हाँ। उसका नाम भज्जी था। अच्छा। जो कि बहुत ही हैबिचुअल क्रिमिनल था उस टाइम पे। ओके। बहुत बड़ा बदमाश था। मैं हैरान यार ये कि ये यहाँ पे आ गया। उन दिनों में मुझे भी टोटल देखिए होम मिनिस्टर जी तो खुश हो गए होंगे हाँ, कि हाँ, तो मुझे भी 4 महीने हुए थे जॉब हाँ। पे, तो मैं इतनी इंट्रिकेसी समझता नहीं था कि इसका क्या रिपरकशन है। मैं बड़ा खुश था, होम मिनिस्टर भी खुश थे कि चाचा नेहरू जिंदाबाद जेल में कह रहे हैं। तो उसके बाद भी थोड़ी देर और आगे गए तो उनके पीएस ने, ज्ञानी जी के पीएस ने उनके कान में कुछ बात कही। मुझे नहीं पता चला कि क्या बात कही। उसके बाद फिर ये भज्जी जो अंदर घुसाया था, उसके साथ एक दीना नाम का कैदी भी था। तो वो फिर उनको हमने बाहर निकाला तो वो चले गए। उसके बाद फिर उन्होंने एक वार्ड और था, उसमें गए, उसमें चक्कर लगाया और वापस चले गए। करीब आधा घंटा वो जेल में रहे होंगे। तो मुझे मेरे एसपी ने पूछा कि कैसा रहा विजिट, जब उनको पता लगा कि ज्ञानी जी आए थे। मैंने कहा सर बहुत अच्छा विजिट हुआ और चाचा नेहरू जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ है। हाँ। बहुत अच्छा विजिट हुआ है। तो वो खुश हो गए कि अच्छा विजिट हो गया। और मैं जूनियर, मतलब उस टाइम पे मैं सीनियर मोस्ट ऑफिसर था, पर अपने ऑफिसर्स के आगे तो मैं जूनियर मोस्ट था। बिल्कुल। तो उसके बाद अगले दिन इंडियन एक्सप्रेस में खबर आई कि ज्ञानी जी ने जब जेल की विजिट की, हाँ, तो उनको किसी ने खाली शराब की बोतल पकड़ाई। अच्छा। और उनको बताया कि जेल में सब तरह का नशा मिलता है। हाँ। और यहाँ पे सब चीज़ें मिलती हैं, यहाँ डिसिप्लिन जो है यहाँ पे बहुत लैक्स है। जो कि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो फिर मैंने कहा ठीक है वो तो जब ये खबर आई, उससे अगले दिन फिर खबर आई, हाँ, कि इसके लिए जो लोग रिस्पॉन्सिबल पाए गए उनको सस्पेंड कर दिया गया है। उसमें अच्छा। मेरा नाम भी था। मैंने कहा यार अभी मैं प्रोबेशन के ऊपर हूँ, मुझे सस्पेंड कैसे कर सकते हैं? अभी तो आए हूँ, मैं सस्पेंड कैसे कर सकते हैं? मैंने ये भी सुना था कि जो प्रोबेशन पे होता है उसको नौकरी से ही निकालते हैं सीधा, सस्पेंड नहीं करते। तो मैं बड़ा हैरान। और अखबार में अगले दिन जब नाम आया तो लोगों के मुझे बहुत वो फोन आ रहे, वो चिंता कर रहे मेरी क्या बात हो गई। तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद पता लगा कि उन्होंने 6-7 लोगों को उसमें सस्पेंड किया। इवन सुप्रिटेंडेंट जेल जो अपने आप को बच रहे थे उससे, उनको भी सस्पेंड कर दिया था। डिप्टी सुप्रिटेंडेंट 2 थे, सीनियर डिप्टी सुप्रिटेंडेंट और जूनियर डिप्टी, दोनों को सस्पेंड कर दिया था। एक असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट थे। उसके अलावा 2-3 हेड वार्डर थे, उनको भी सस्पेंड किया फिर था। कुछ दिनों बाद आपकी वापसी होती है। तो मेरी जो है फिर मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे से कहाँ चूक हुई। हाँ, एग्जैक्टली। क्योंकि अगर मुझे लगता है अगर मैं वहाँ ना बैठा होता तो शायद ज्ञानी जी को अंदर भी ना आने देते। बिल्कुल। तो मैं ये सोच रहा, फिर मैं जाके अपने आईजी से मिला। उन दिनों में जो आईजी थे उनसे मिला। मैंने कहा ऐसे ऐसे बात हुई है, बताओ मेरी क्या गलती है? तो आईजी ने फिर मुझे सुन के उन्होंने कोई 3-4 दिनों के बाद मुझे वापस ले लिया। एक इंटरेस्टिंग था कि चार्ल्स शोभराज कैसे फरार हुआ जेल से, जेल ब्रेक हुई कैसे, क्योंकि ऑब्वियसली सबकी जिम्मेदारी थी, ये सब चूक कहाँ हुई? देखिए क्या है कि ये 16 मार्च का दिन था, 16 मार्च 1986 का दिन था। तो मैं घर पे था, बैठा हुआ था। तो उन दिनों में 16 मार्च को संडे था और पिक्चर आ रही थी टीवी के ऊपर। उन दिनों संडे को जो पिक्चर दूरदर्शन पे आती थी तो सब लोग टीवी से चिपके हुए होते थे पिक्चर देखने के लिए। तो मैं भी पिक्चर देख रहा था। अचानक पिक्चर चलते चलते उसमें एकदम ब्रेक आया। उसने कहा ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि चार्ल्स शोभराज जो है तिहाड़ से भाग गया है, उसके साथ 12 लोग और हैं जो दौड़े हैं और पुलिस उनको पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ थी। ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ तो मैंने पिक्चरों में तो देखी थी, पर ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ तिहाड़ रियल लाइफ में आ जाएगी तो मैंने कभी सोचा नहीं था। तो उसके बाद हम लोग आए, भाग के जेल पे आए। तो जेल पे हमने देखा
कि बड़ा भयानक सीन था उस टाइम पे। जो हमारा राइफल संतरी है जो बाहर होता है, उसकी राइफल एक तरफ गिरी पड़ी थी और वो एकदम सोया पड़ा था। अच्छा। जेल के अंदर जो ड्यूटी ऑफिसर होता है वो भी ऐसी अपनी मेज के ऊपर उसका सिर पड़ा था और वो बेहोशी की हालत में में ऐसे जो दरबान था वो भी नीचे गिरा पड़ा था। तो उसके बाद जैसे होता है अलार्म वगैरह बजा। अलार्म जब भी कुछ जेल में कोई ऐसी सीरियस बात होती है तो अलार्म बजता है। अलार्म वगैरह बजा और फिर अंदर काउंटिंग हुई प्रिजनर्स की। तो तब पता लगा कि 13 के करीब लोग जो है जेल से दौड़ गए और उसमें चार्ल्स सोबराज जो है मेन है। एक अच्छी बात ये थी कि जब हमने सबकी तलाशी ली, हमारा सबसे पहले काम होता है कि तलाशी लेना। अच्छा। तो सबकी जेब में एक नया 50 का नोट था। सबकी जेब में 50 का 50 का नया नोट था। अच्छा। नया नोट था। हाँ। और फिर जब इंक्वायरी हुई हाँ। तो बाद में 1 लाखड़ कमीशन जो है बैठा था इंक्वायरी के लिए। उन्होंने जो बताया कि चार्ल्स सोबराज ने कैसे अपना बर्थडे जेल के अंदर मनाया और उसमें नशीली दवाएं मिला के बर्फी वगैरह में और फ्रूट्स में नशीली दवाएं मिला के उसने सबको खिलाई और जेल से भाग गया। हाँ। अफजल गुरु पे चलते हैं। अफजल गुरु का जिक्र है कि मतलब जब फांसी के दौरान क्या हुआ था, उन्होंने क्या मतलब एक गाना कोई गाया था फांसी से पहले, वो गाना क्या था? देखिए अफजल गुरु का था तो उसमें जब उसको फांसी होनी थी तो फांसी जेल नंबर 3 में होती है। ओके। तो मुझे हेडक्वार्टर से डिप्यूट किया गया देखने के लिए जो फांसी की जो सारी प्रक्रियाएं हैं पूरी हों। तो मैं वहाँ पे था। तो बेसिकली फांसी का जो होता है वो सारा काम होता है सुप्रिटेंडेंट जेल सेंट्रिक होता है। अच्छा। सुप्रिटेंडेंट जेल ही सारा उसमें उसका इंचार्ज होता है, वो सारी प्रक्रिया पूरी करता है। पर मेरा था क्योंकि मैंने जेल मैनुअल तिहाड़ का लिखा था और कई चीज़ें की थी तो मुझे उन्होंने हेडक्वार्टर से वहाँ पे डिप्लॉय किया था। तो जब अफजल गुरु का है तो अफजल गुरु को जब हमने सुबह बताया कि ऐसे ऐसे जो है आपको फांसी देने जा रहे हैं तो कहते ठीक है। उसके साथ बैठ उसने चाय पी। वो कहना कि मैं चाहता हूँ कि आप सारे मेरे साथ बैठ के चाय पियो। मैं था सुप्रिटेंडेंट जेल थे और ऑफिसर थे, हमने बैठ के उसके साथ चाय पी। चाय पीने के बाद उसने फिर कहा मैं 1 कप चाय और पीना चाहता हूँ। पर बाई चांस तब क्या था कि जो चाय लेके आया था वो चला गया था तो हम वो उसको बुला नहीं पाए। तो उसकी मैं ये कह सकता हूँ कि ये इच्छा रह गई चाय पिलाने की। उसके बाद वो मैंने उसको कहा कि देखो आप पब्लिक को कुछ कहना चाहते हो, क्योंकि उन दिनों में कश्मीर में बहुत राइट्स होते थे। अच्छा। रोज कुछ ना कुछ किसी ना किसी बात पे हड़ताल रहती थी वहाँ। तो कहते हाँ मैं मैसेज देना चाहता हूँ। मैंने कहा आप लिख दो। उन्होंने मैसेज लिख के दे दिया कि ऐसे ऐसे जो है मुझे कभी परेशानी नहीं हुई तिहाड़ में। अच्छा। और मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे जाने के बाद जो है वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखें। बिल्कुल। तो उसके बाद फिर कहने लगा कि मैं आपको ये बता दूं कि मैं टेररिस्ट नहीं हूँ। आप तो जो है मुझे पता है आप लोग अब कुछ नहीं कर सकते, पर आप मुझे टेररिस्ट सोचते होगे, मैं टेररिस्ट नहीं हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो फिर उसने कुछ बताया कि उसको फंसाया गया। मैंने कहा ठीक है, वो भी हम कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ बिल्कुल। फिर जब उसको फिर हम ले जाने लगे तो उसको काले कपड़े वगैरह पहनाते हैं। जब किसी को फांसी के तख्ते पे ले जाते हैं ओके। तो काले कपड़े होते हैं उसको, तो काला कुर्ता पजामा उसको पहनाया। तो फिर वो उसने मेरी तरफ देख के कहा कि आपकी आंखों में मुझे बहुत कंपैशन नज़र आ रहा है, तो आप मुझे अलाउ करोगे कि मैं जब फांसी तख्ते पे जाऊं तो मैं आपकी आंखों में देखता जाऊं। तो मैंने कहा इसमें मैं रोक नहीं सकता, तो आप अगर मेरी आंखों में देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। तो उसके बाद करीब करीब आप लगा लें कि कोई 50 मीटर का रास्ता होगा फांसी कोठी से, यहाँ फांसी कोठी के अंदर उसकी सेल से फांसी के फंदे तक। तो वो हम फिर फांसी के फंदे के पास खड़े हो गए थे। तो वो जब चल रहा था, चलता चलता मुझे ही देखता गया। तो उसके बाद जब उसको फांसी के तख्ते पे
खड़ा किया तो उसके बाद उसको जब उसके मुंह पे को कवर कर देते हैं, सिर के ऊपर एक काली टोपी डाल देते हैं, सारा मुंह कवर कर देते हैं, तो उसको फिर जो है फांसी, क्योंकि जल्लाद हमारे पास उन दिनों में था नहीं, तो हमारे एक सिपाही ने जो है उसको अच्छा फांसी दी। हाँ। तो फांसी दी 2 घंटे बाद जो है, नहीं वो गाना जो कि हाँ 2 घंटे बाद उसका डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया मर गया। हाँ। उससे पहले जब ये फांसी की कोठी पे लेके आना था उसको, तो वो मुझे कहने लगा कि जब उसने ये बता दिया कि मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, अगर मैं क्रिमिनल होता तो मैं अपने बच्चे को जो है एमबीबीएस ना करवाता। उसका बच्चा एमबीबीएस कर रहा था जम्मू कश्मीर उसमें। तो उसके बाद उसने जब बैठा हुआ था तो वहाँ पे उसने एक बादल फिल्म का गाना था, अच्छा, जिसमें है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, हाँ। खुशी ये दिल जमाने के लिए। तो उसने जोर जोर से गाना शुरू कर दिया। अच्छा, एक हाँ ये था इसमें ना, एक मिथ जो हम लोग के मन में रहता है कि फांसी से पहले आखिरी इच्छा पूछी जाती है, तो ये है क्या? मतलब अफजल गुरु से भी पूछी गई थी, ये होता क्या? क्योंकि फिल्मों में दिखाया जाता है कि आखिरी इच्छा पूछी जाती, तो मैं मिथ था तो मुझे लगा ये फैक्ट क्लियर होना चाहिए। हाँ, तो उसने गाना वगैरह गाया। तो जो आपने क्वेश्चन किया है उसका ये रिप्लाई है कि ऐसी कोई आखिरी इच्छा वगैरह नहीं पूछी जाती। हाँ। आप किसी से आखिरी इच्छा पूछोगे वो तो ये कहेगा मुझे छोड़ दो, हाँ बिल्कुल, मुझे फांसी हाँ ना मत लगाओ। दो। हाँ, आखिरी इच्छा का मतलब ये होता है कि आप उससे पूछते हो कि तेरी कोई जमीन जायदाद या कुछ प्रॉपर्टी है जिसको तू किसी को देना चाहता है, तो वहाँ पे एक मैजिस्ट्रेट आता है। अच्छा, जिस दिन फांसी दी जाती है उस दिन एक मैजिस्ट्रेट आता है, और मैजिस्ट्रेट एसडीएम लेवल का होता है, जो कि उससे पूछता है कि आपको कुछ कहना है अपनी प्रॉपर्टी के बारे में। तो अगर उसने कुछ नहीं कहना होता, ज़्यादातर का तो मैंने देखा है कि वो उनके पास कुछ होता नहीं है। अच्छा। वो ऐसा कुछ वो प्रॉपर्टी के बारे में नहीं बताते, पर अगर वो बताना चाहें प्रॉपर्टी के बारे में तो बता सकते हैं। इसको कहते हैं आखिरी। अच्छा, ओके ओके। ये दिल्ली की ओर चलते हैं। रंगा बिल्ला, दो खूंखार सबसे डरावने अपराधी, इनके फांसी के वक्त क्या होता है? क्योंकि कहा जा रहा था, मतलब जो मैंने पढ़ी कि पल्स चल रहे थे फांसी के बाद भी, फिर अधिकारी आते हैं जो ऑफिसर पैर खींचते हैं, वो था क्या एग्जैक्टली हुआ कैसे था प्रोसेस? पैर पूर्ण नहीं खींचते। अच्छा, बेसिकली होता क्या है, जब एक आदमी को फांसी दे देते हाँ, तो 2 घंटे तक वो लटका रहता है, और कानून ये कहता है कि 2 घंटे के बाद जो है जेल का जो मेडिकल ऑफिसर है वो वहाँ जाएगा और उसकी पल्स वगैरह देखेगा। हाँ, और जनरली पल्स खो जाती है, मतलब गैप हो जाती है। अच्छा, तो उसे फिर वो डेड डिक्लेयर कर देता है। हाँ, तो रंगा बिल्ला के केस में भी ऐसा था कि जब 2 घंटे बाद देखा तो बिल्ला तो मर गया था। अच्छा, रंगा के उसमें पल्स अभी चल रही थी। तो बड़ी हैरानी हुई कि 2 घंटे तक लटका रहा है तो फिर भी जिंदा है। तो उन दिनों में क्या होता था कि हमारा एक ही ये होता था, एम होता था कि बंदा जिसको फांसी की जिसको सजा मिली है तो उसको डेड डिक्लेयर करना, ये हमारा अल्टीमेट गोल होता था। तो जब उसमें देखा कि उसकी पल्स चल रही है तो हमारे फिर सिपाही थे, उन्होंने जाके वो उसके पैरों को खींचा नीचे से। जब पैरों को खींचा तो उसकी पल्स चलनी जो बंद हो गई। अच्छा, तो इसमें क्या होता है कि जब कोई किसी का वेट ज़्यादा होता है वो तो एकदम चला जाता है ऊपर। क्योंकि मैं तो अलग अलग कहानियां भी सुनता रहता हूँ, कोई बताता है कि अगर एक बार फांसी दी है, अगर वो बच गया तो फिर उसे छोड़ दिया जाता है, ऐसा कुछ है? ये सब कहानी है। अच्छा, ये सिर्फ कहानियां है। चलो, अगर मेन होता है मारने का। आजकल तो सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी नई गाइडलाइंस इशू कर दी हैं, जिसमें कि आपने जो डेथ सेंटेंस देनी है वो बिल्कुल एज पर प्रोसीजर आपको एग्जीक्यूट करनी होती है। हाँ। और उसके बाद उसका जो है आप जब डेथ सर्टिफिकेट मिल जाता है उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम होता है। अच्छा, ओके। उस टाइम पे ये वाली चीज़ नहीं होती थी पहले। हाँ हाँ, जेएनयू जेल ब्रेक स्टूडेंट्स लगभग 250 स्टूडेंट्स थे। हाँ, जब लगभग 250-300 के करीब स्टूडेंट। वो जेल ब्रेक होती कैसे है? हाँ देखो, जेल ब्रेक तो कई तरीके से होती है। कोई दीवार फांद के भाग नहीं, ये जेएनयू वाला। हाँ, जेएनयू वाला जो जेल ब्रेक है बड़े अलग तरीके से हुआ था। उन दिनों में क्या होता था कि जो 2 तरह के प्रिजनर होते थे। आजकल तो एक ही तरह के प्रिजनर होते हैं जिनको ऑर्डिनरी क्लास प्रिजनर कहते हैं।
अच्छा, क्लासेस में डिवाइड होते उस टाइम पे दो तरह के प्रिजनर होते थे, एक होते थे बी क्लास, Okay. एक होते थे सी क्लास। हाँ। जो बी क्लास प्रिजनर होते थे उनकी मुलाकात जो है, मुलाकात मीन्स इंटरव्यू जो है, वो फेस टू फेस होती थी। जो Okay. उनके विजिटर आते थे, जैसे हम बैठे हैं ऐसे वो बैठते थे, फेस टू फेस मुलाकात होती थी। जबकि सी क्लास की जो है जो मुलाकात है, उसमें बीच में ये वो आयरन ग्रिल होती थी, एक तरफ वो खड़े होते थे, एक तरफ वो विजिटर मिलने आते थे। तो इस तरीके से तो हुआ क्या कि जनरली जो स्टूडेंट्स वगैरह जो एजुटेशन में आते थे, तो हम इनके ऊपर जो है इतना ज़्यादा सख्ती नहीं करते थे, जैसे और प्रिजनर के ऊपर सख्ती करते हैं, इनके ऊपर सख्ती नहीं होती थी। इनका खाना भी इनको अलग से बनाने देते थे, अलग से किचन इनका होता था, और कई बार तो इनकी काउंटिंग भी नहीं होती थी, क्योंकि हम इनको प्रिजनर मानते नहीं थे। ओके। तो फिर क्या हुआ कि जब इनकी मुलाकात आमने सामने बैठ के होती थी, तो क्या हुआ कि एक हमने रफ काउंटिंग कर रहे थे, तो रफ काउंटिंग में पता चला कि करीब करीब 150 से 200 के बीच में प्रिजनर जो है नदारत है, जेल में नहीं है। और उसमें फीमेल प्रिजनर भी थी, फीमेल स्टूडेंट भी थी। तो बड़ा शोर मच गया। अगले दिन अखबार में आ गया, अखबारों में मेन खबर यही थी कि 150 से 200 तक स्टूडेंट जो है जेल से भाग गए हैं। तो फिर हमारे जैसे हमारा लॉ प्रिस्क्राइब करता है कि जब कोई जेल से भागता है तो हम पहले उसको कैच करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे जेल स्टाफ के लोग जो है जेएनयू के हॉस्टल में गए उनको देखने के लिए। पर हैरानी की बात ये थी कि जो उनके वारंट थे उसमें किसी का नाम हेमा मालिनी लिखा था, किसी का माला सिन्हा लिखा था, किसी का मुमताज लिखा हुआ था। इस टाइप के नाम लिखे हुए थे। अब हमारे पास तो ये नाम जो लिखे हुए आए थे, पुलिस से लिखे हुए आए थे, तो हम उस पर डाउट ही नहीं कर सकते थे। तो हमने जब जेएनयू हॉस्टल में पूछा, उनके एडमिनिस्ट्रेटर से पूछा कि ये नाम की कोई लड़कियां हैं आपके यहाँ? वो कहते हैं इस नाम की तो कोई लड़कियां ही नहीं है। तो तब हमें पता लगा और कि ये गलत नाम लिखवाए हैं। उन दिनों में क्या होता था कि जब पुलिस किसी को अरेस्ट करती थी तो कोई उसकी फोटोग्राफ वगैरह कोई नहीं लेती थी। और कोई चेक नहीं होता था कि जो ये नाम बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं। क्योंकि अब तो ये है कि पता लग जाता है, अब तो वेरिफिकेशन प्रॉपर वगैरह हो जाता है, तो पता लग जाता है। तो जब इतने लोग भागे हुए थे, तो बाद में हमें पता लगा, जब इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी में पता लगा कि ये लोग जो क्योंकि उस टाइम पे जो मिलने वाले आते थे, हम उनकी रिस्ट के ऊपर जो है एक स्टैंप लगा देते थे। एक सील होती थी, वो लगा देते थे। अच्छा। तो जब ये भागे थे, उन दिनों में गर्मियों के दिन थे, तो पसीना वगैरह आया ही होता है। तो जो विजिटर थे उनकी रिस्ट पे जो लगा हुआ था, उन्होंने ऐसे पसीने की वजह से गीले तो थे ही, जो प्रिजनर की थी उसकी रिस्ट पे ऐसे यूं रख दिया। उससे क्या हुआ, जो उनकी रिस्ट पे मोहर थी उसकी रिस्ट पे आ गया। हाँ, और इससे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया उसकी। अच्छा, और एक बड़ी अजीब सी बात है कि जो हमारे जेल के जो हो गए या पुलिस के हो गए, बड़े मैकेनिकल काम करते हैं। ये दिमाग अप्लाई बहुत कम करते हैं। तो जो लोग भी आए उसको रिस्ट दिखाते कि दरबार उनको बाहर करता गया। तो अगले दिन हमें जब पता लगा इतने लोग भाग गए हैं, तो फिर ये पता लगा कि रिस्ट को उन्होंने दूसरी रिस्ट पे। अच्छा, ये था कि क्या जेल अधिकारी जितने भी ऑफिसर्स होते थे, ये मसाज करवाना या जो फिल्मों में दिखाया जाता है, कुछ है ऐसा होता है जेलों में? देखिए क्या होता है कि जो भी किसी भी जगह आप जाओगे ना, किसी भी आप इंस्टीट्यूट में जाओगे, किसी जगह पे जाओगे, आपने देखा होगा ज़्यादा ताकतवर होता है तो कम ताकतवर को दबाता है। बिल्कुल, ये हर एक जगह होता है। तो हमारे यहाँ भी जब कोई पैसे वाला आ जाता है, तो हमारे जो प्रिजनर हैं, जो गरीब प्रिजनर हैं, तो वो उसकी तरफ बड़ी उससे आशा से देखते रहते हैं कि हमें शायद कुछ पैसे दे, या अगर कोई अच्छी पोजीशन में है तो अच्छी पोजीशन में है तो बच्चों को नौकरी वगैरह दे दे या कुछ ऐसा काम कर दे। तो ऑटोमेटिकली मैंने देखा है कि ऐसा होता है कि जो पैसे वाले या पावरफुल लोग आ जाते हैं, वो जेल में आएंगे, मालिश वगैरह प्रिजनर से करवाते हैं,
प्रिजनर्स उनके कपड़े भी धो देते हैं। अच्छा। और भी उनकी सफाई वगैरह करनी होती है सेल की, या कोई खाना वगैरह लाना कुछ भी लाना, तो वो पूरी एक तरह का पर्सनल सर्वेंट का काम पूरा करते हैं। काम, हाँ। इवन तो पर्सनल सर्वेंट जो बिल्कुल बड़े तकड़े प्रोहिबिटेड है, पर फिर भी मैं मानूंगा ये चीज़ होती है। वीवीआईपी का आपने जिक्र किया, अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल जब जेल में आए थे उस वक्त क्या था? देखिए, जब अन्ना हजारे आए थे जेल में, तो अन्ना हजारे को जेल नंबर 4 में रखा था। अच्छा। बाकी इनके कुछ प्रिजनर जो है, इनके अरविंद केजरीवाल के साथ के लोग थे, उनको और जेलों में रखा था। बहुतों को स्टेडियम में रखा था, माल टाउन स्टेडियम में रखा था। तो जब अन्ना हजारे जेल में आए, तो काफ़ी उन दिनों में मैं टीवी वगैरह पे भी, और काफ़ी ज़्यादा पब्लिक में जोश था, रोष भी था कि इनको जेल में डाला जा रहा है। तो बहुत सारे, जब अन्ना हजारे जेल में, तो बहुत सारे लोग आके उन्होंने जेलों को बाहर से घेर लिया था। हज़ारों लोग, मैं कह सकता हूँ कि हज़ारों लोग जेल के चारों तरफ जो है, जेल रोड, जनकपुरी रोड, सारा उसको उन्होंने जाम कर दिया था। तो मेरे ख्याल सरकार की तो यही कोशिश थी कि इनको जल्दी से जल्दी जेल से निकाला जाए, क्योंकि नहीं तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम कभी भी हो सकती थी। क्या हुआ कि अन्ना हजारे जो है जेल में आए, तो सरकार की तरफ से हमें संदेश आया कि आप इनको जेल से छोड़ दो। तो जब हमने इनको छोड़ने का कहा, तो जो जेल सुपरिटेंडेंट थे वहाँ के, वो थोड़ी सी उनको था कि कहीं कोई राइट्स वगैरह ना हो जाए। हाँ, बिल्कुल। तो उन्होंने अन्ना हजारे जी को शायद झूठ बोला कि आपको छोड़ तो दिया, अरविंद केजरीवाल भी साथ थे और लोग भी थे, कि आपको छोड़ दिया है, आपको हम आईजी साहब से मिलवा के लाते हैं। उन दिनों में डीजी होते थे, डीजी साहब से आपको मिलवा के आते हैं। तो अन्ना हजारे चल पड़े। उन्होंने सोचा शायद कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई फरमान आया होगा, तो इसलिए जो है मुझे ले जा रहे हैं। मैं उन दिनों में प्रेस ऑफिसर था। ओके। तो जब अन्ना हजारे जी उधर आए, उनको हेडक्वार्टर में लेके आए, तो डीआईजी के रूम में जो है वो बैठ गए। तो मैं भी पहले उनके साथ ही खड़ा हुआ था। तो फिर डीआईजी के रूम से जाके वो इधर अपना, उनके जो साइड का जो आराम का कमरा था, उसमें बैठ गए आराम से। उन्होंने कहा तो आपने आराम करना कर लीजिए। 8-10 लोग थे ये वाले। तो इतने में फिर मैंने जाके, मुझे हमारे डीजी ने कहा कि आप जाके बाहर प्रेस को बता दो कि बहुत लोग इकट्ठे हो रहे हैं बाहर, तो आप एक बार बाहर जाके बता दो कि हमने अन्ना हजारे जी को छोड़ दिया, पर अभी वो जेल से निकले नहीं है, उनको हमने छोड़ दिया। तो मैं फिर बाहर आया, तो काफ़ी सारे टीवी चैनल्स थे, बहुत सारे ये प्रेस रिपोर्टर खड़े थे। तो मैंने उनको बताया कि हमने अन्ना हजारे जी को छोड़ दिया पूरा। तो मैंने जैसे ही बताया अन्ना हजारे जी छोड़ दिया, मुझे नहीं पता था कि अन्ना हजारे जी बैठे टीवी देख रहे थे। तो चैनल में उन्होंने मेरे को देखा कि मैं चैनल में बोल रहा हूँ कि जेल से छोड़ दिया। तो मैं जब गया, तो फिर वापस में आ गया हेडक्वार्टर में, जहाँ मेरा ऑफिस था। तो फिर मैं अन्ना हजारे के पास गया, तो अन्ना हजारे जी मुझे कहते हैं कि आपने कैसे कह दिया आप कि मुझे छोड़ दिया है। मैंने कहा आपको छोड़ दिया है? कहते नहीं, मैं तो यहाँ डीजी से मिलने आया हूँ, तो मुझे छोड़ा कैसे? क्योंकि जब छोड़ते हैं मुझे पता है कि अंगूठा लगवाते हैं रजिस्टर में, और मेरा तो कोई अंगूठा वगैरह लगवाया नहीं, तो आपने ये कैसे कह दिया मुझे छोड़ दिया? मैंने कहा अन्ना जी छोड़ दिया आपको। कहते नहीं, आपने गलत कहा है, मैं बिल्कुल ही छूटा जेल से, और मैं जो है यहीं पे धरने पे बैठ रहा हूँ। तो वो वहीं पे धरने पे बैठ गए। तो मैंने अरविंद केजरीवाल जी को कहा, मैंने कहा देखें हमने क्या बिगाड़ा, हमने तो एक तो छोड़ दिया, उल्टा आप हमारी जो कार्य करने की वो है, आप उसमें अवरोध पैदा करें, क्योंकि हमारा हेडक्वार्टर था, वो हेड ऑफिस था। तो अरविंद केजरीवाल जी का जैसा स्टाइल था, वो कहना नहीं, कसम से कसम अरविंद, ये अपना अन्ना हजारे जी मेरी बात तो मानते ही नहीं, अपनी मर्जी से जो है ये बैठे हैं। जबकि पूरा हमें था कि अरविंद केजरीवाल जी ने उनको जो है इंसाइट किया है कि आप यहाँ बैठ जाओ। बिल्कुल। तो अन्ना हजारे जी वहाँ बैठ के, जब वो वहाँ बैठ गए, तो बाहर भीड़ इतनी इकट्ठी हो गई थी, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर का वो प्रॉब्लम हो गई।
तो फिर हमारे पास सरकार से यही है कि अगर ये नहीं छोड़ना चाहते तो आप इनको बैठा रहने दो। बिल्कुल। तो इनको बैठा रहने दिया। फिर हमारा एक मीटिंग रूम था जिसमें टॉयलेट वगैरह अटैच था, तो वहाँ से कुर्सियाँ वगैरह निकाल के तो वहाँ पे दरी वगैरह बिछाई और वहाँ पे रात VVIP वहाँ पे रात को उसी में 2-3 रातें जो है वहीं पे सोए। हाँ हाँ। एक चीज़ था कि जो अभी मनु शर्मा का भी मैं इसमें जिक्र देखा कि उन्होंने कौन सा आइडिया दिया कि जो उसका टर्नओवर सालाना था जेल का इतना इंक्रीज हो गया। मैं पढ़ रहा था कितना तो अमाउंट था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं हो अमाउंट, लेकिन 3 से 4 गुना जो उसका टर्नओवर था जेल का इतना बढ़ गया। तो इसमें एक चीज़ ये भी मैं चाहूँगा आप ऐड करें कि कैदी क्या काम करवाए जाते कैदियों से वहाँ पर और कितनी सैलरी मिल जाती उनको। देखिए, कैदी जब भी कोई कैदी का मतलब होता है कन्विक्ट। ओके। वैसे तो कैदी मैंने देखा है कि जनरल पार्लेंस में जो है पहले उनको भी कैदी कह देते हैं, पर कैदी का मतलब स्ट्रिक्ट मतलब होता है कन्विक्ट। कॉन्विक्ट। जो भी कन्विक्ट होता है उसको जेल में काम करना होता है। उसकी जो क्षमता होती है, क्षमता के अनुसार उसको काम करना होता है। उसकी क्षमता क्या है ये डॉक्टर अपने उसमें रिपोर्ट में लिखता है, उसकी टिकट पे लिखता है कि इससे कौन सा काम करवाओ। काम करवाना जो है ये एक कोरेक्शनल थेरेपी है कि जब भी कोई आदमी जो है काम करता है, जेल में काम सीखता है, काम करता है, तो उसमें एक कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाता है कि क्राइम करके मैं जो अपनी रोजी रोटी कमा रहा हूँ उससे अच्छा क्यों ना मैं मेहनत करके बिल्कुल, क्यों मैं डर डर के वो जीऊँ। तो ये कोरेक्शनल थेरेपी है, वोकेशनलाइजेशन और काम वगैरह हम इनको देते हैं, काम सिखाते हैं। तो ऐसे ही हमारे यहाँ जो जेल फैक्ट्री है, जेल फैक्ट्री में उस टाइम पे 8-10 तरह के काम होते थे। जैसे एक फर्नीचर मेकिंग है, दिल्ली के जितने स्कूल में जो डेस्क चाहिए होते हैं वो डेस्क जेल से जाते हैं। ओके। जितने दिल्ली के स्कूलों, गवर्नमेंट स्कूलों में जाते हैं तो डेस्क हमारे यहाँ से जाते हैं। उसके अलावा एक कागज़ यूनिट है जिसमें कि कागज़ को जो है मैन्युफैक्चर किया जाता है। फिर केमिकल एक यूनिट है जिसमें कि फर्नाइल वगैरह बनाते हैं, साबुन वगैरह बनाते हैं। उसके अलावा मसाला यूनिट है जिसमें कि मसाले जो है पीसे जाते हैं, प्योर मसाले जो है पब्लिक के लिए हम वो करते हैं। इसके अलावा बेकरी है, उस बेकरी में बिस्किट, ब्रेड, नमकीन वगैरह वो बनते हैं। जितनी भी जेल में चीज़ें बनती हैं वो सारी जो है टीजे ब्रांड के अंदर बिकती हैं। ओके। टीजे मीन्स तिहाड़ जेल स्पेशलिटी, ओके, टीजीएस। ठीक है। टीजीएस के ट्रेडमार्क से बिकती हैं और ये चीज़ें बड़ी पॉपुलर हैं। इसके कई जगह पे हमने आउटलेट इसके खोले हुए हैं और कई हमारे मॉल्स वगैरह हैं जिसमें कि आउटलेट इसके खुले हुए हैं ताकि पब्लिक जो है इसमें वो खरीद सकती है इसको। तो एक चीज़ और एक बड़ी अलग सी चीज़ है, कहते हैं कि तिहाड़ की किसी ने रोटी खा ली, तिहाड़ की बनी हुई चीज़ खा ली तो किसी के ऊपर बुरे दिन आए हुए हैं तो वो टल जाते हैं। अच्छा। ये एक कहावत है। हाँ, कोई लाल किताब है उसमें लिखा हुआ है। ओके। तो जेल के प्रोडक्ट जो है बड़े पॉपुलर होते हैं, इस वजह से भी ज़्यादा उसकी होती है, लोग खाते हैं इसको। बहुत सारे लोग तो जेल में आते हैं, आके रिक्वेस्ट करते थे कि हमें जेल की रोटी दे दो, जेल की सब्जी दे दो। तो कई तरह के इसके बारे में भ्रांतियाँ पे, मैं तो कहूँगा भ्रांति हैं। तो लोग जेल के उनको खाना पसंद करते हैं। तो इसका जो जब मनु शर्मा का जो रोल है वो ये है कि उस टाइम पे हमारा शायद 4 करोड़ का टर्नओवर था। 3 से 4 कुछ लगभग में था। तो मनु शर्मा क्योंकि एक बिजनेसमैन है तो इसने मेहनत करके, जो मैंने आपको बताया, जो आउटलेट वगैरह खुलवाए। ओके। तो इसमें मुझे कहने में जरा सा भी डाउट नहीं है कि इसी की सलाह के ऊपर जो है हमने आउटलेट खोले थे बाहर। ओके। इसने कहा था आप आउटलेट खुलवाओ, तो उससे हमारे प्रोडक्ट इतने पॉपुलर हो गए थे कि जहाँ 4-5 करोड़ का हमारा टर्नओवर होता था वो एक साल 19 करोड़ पे जंप कर गया। तिहाड़ के प्रोडक्ट इतने पॉपुलर हो गए थे। एक तो तिहाड़ के प्रोडक्ट पॉपुलर हुए और जैसे जितने कोर्ट कॉम्प्लेक्स हैं उसमें हमने इनको बेचते थे, तो जजेस वगैरह जब ये खाते थे तो उससे एक तिहाड़ का
पॉजिटिव आउटलुक जो है उनके सामने जाता था। एक चीज़ था कि आपने बता दिया काम क्या क्या है, तो सैलरी कैसे मिलती थी, मतलब कैदियों को कितने मिलते थे, किस काम के कितने, मतलब अलग अलग सैलरी भी होगी अलग अलग कामों की, तो वो कैसे डिसाइड होता था, कितने होते थे अप्रॉक्स आपके समय? देखिए क्या होता था कि हमने एक प्रिंसिपल, एक जो इसमें कितने वेजेस देने, उसके लिए हमने प्रिंसिपल ये रखा हुआ था कि आप जो बाहर के मिनिमम वेजेस हैं, हाँ, वो मिनिमम वेजेस आप प्रिजनर को देंगे, ओके, और उसमें से जो उसकी मेंटेनेंस कास्ट है उसको आप काट लेंगे। तो जैसे हमारे उस टाइम पे 3 तरह की लेबर दिल्ली में थी, स्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर। तो अगर अनस्किल्ड लेबर है उसमें बाहर अगर 150 रुपये मिलते थे उसके, तो हम उनकी जो मेंटेनेंस कास्ट होती थी वो उसमें से काट के बाकी उसको 80-90 रुपये जो है उसको। तो करेंसी में पैसे दिए जाते हैं या कैसे होता है? नहीं, इनके सबके अकाउंट खुले हुए होते हैं। अच्छा, और इनके अकाउंट में पैसे जमा हो जाते हैं। तो बहुत सारे प्रिजनर हैं अभी भी जो 8-10 हज़ार रुपये जो है महीने के कमा लेते हैं। ओके। और इनफैक्ट पूरी के पूरा पैसा जो अपनी फैमिली को दे देते हैं, अपना जिधर उनको देना चाहे फैमिली अपने को दे उनके देते हैं। ऊपर है। जी 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 जी। ठीक है। एक चीज़ था कि जो फांसी आपने बताया अफजल गुरु वाला जो चीज़ें थी, फांसी का प्रोसेस क्या है, कैसे फांसी दी जाती है, पूरी प्रक्रिया कैसी होती है वो? देखिए फांसी का प्रोसेस ये है कि सबसे पहले जिसको फांसी होती है, जो उसको सज़ा होती है फांसी की, वो सज़ा तब तक फाइनल नहीं मानी जाती जबकि हाई कोर्ट उसको कंफर्म नहीं कर देती। फांसी की सज़ा जो है सेशन जज देते हैं, बिल्कुल, उसको कंफर्मेशन हाई कोर्ट करती है। ओके, हाई कोर्ट कंफर्म करती है, वकीलों को सुनती है, बड़ा डिटेल में सुनती बिल्कुल, है। हाँ। और जहाँ खासकर जहाँ फांसी के केस होते हैं तो हाई कोर्ट बहुत माइन्यूटली हर एक चीज़ को देखती है। तो जब हाई कोर्ट उसको कंफर्म कर देती है, उसके बाद ये केस जाता है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने भी सपोज उसकी जो है सारी पेटिशनें रिजेक्ट कर दी, अपील वगैरह रिजेक्ट कर दी, उसके बाद उसके पास एक ऑप्शन होती है कि वो राष्ट्रपति को जो है मर्सी पेटिशन दे बिल्कुल, सकते हैं। हाँ। तो राष्ट्रपति को जो मर्सी पेटिशन वाली बात होती है, ये दया बड़ा याचिका। ग्रे, बड़ा हाँ, दया याचिका, ये बड़ा ग्रे एरिया होता है। हाँ, इसमें क्या होता है, मैं अपने टाइम पे देखता था कि आपने आज राष्ट्रपति को दया याचिका दी और वो सालों साल पड़ी रहती थी। बाप रे। तो उसके बाद फिर वो जनरली मैंने देखा दया याचिका को, मैंने कभी भी नहीं देखा कि उसने राष्ट्रपति जी ने उसकी एक्सेप्ट कर लिया Accept कर लिया, बिल्कुल। जनरली दया याचिका जो है वो रिजेक्ट ही होती थी। तो फिर 4-5 साल तक वो वेट कर रहे हैं, बल्कि 8-9 साल तक मैंने देखा है कि वो दया याचिका जो है पेंडिंग रहती थी। तो इसी के ऊपर फिर एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि दया याचिका जो बड़ी लंबी पेंडिंग रहती है, उसमें अनड्यू डिले होती है, तो आप फांसी की सजा को जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो ओके, ऐसा मैंने 2-3 केसों में करवाया भी, क्योंकि मैं लॉ का काम भी देखता था। अच्छा। तो 2-3 केसों में मैंने फांसी की सजा का जो है लाइफ में कन्वर्ट करवाया, सुधरने का मौका। सुधरने का मौका। तो उसके बाद क्या है, जब फांसी की सजा जब कंफर्म हो जाती है सुप्रीम कोर्ट से और फिर कंफर्म हो जाती है राष्ट्रपति जी से, उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको लटकाना होता है। अच्छा, एक ओके, टाइम दिया हुआ है जेल में उन्होंने, जिसमें आपको उसको लटकाना होता है। उससे पहले आप उनके घर वाले को बताते हो, घर वालों ओके। को बताते हो कि आपने मिलना है, तो आप मिलाई कर सकते हो और इनको फला तरीको जो है लटकाया जाएगा। अच्छा, सुबह ही क्यों फांसी दी जाती है? सुबह का के पीछे तथ्य ये है कि जेल जनरली जो है सुबह 6 बजे खुलती है, ठीक है। क्योंकि हमारा जेल मैनुअल ये कहता है कि सुबह जैसे ही सूरज निकलेगा आप जेल खोल दोगे, जैसे सूरज बंद होगा आप जेल को जेल बंद बंद कर कर दोगे, ठीक है। क्योंकि जेल मैनुअल हमारे उस टाइम पे अंग्रेजों के टाइम के लिखे हुए थे जब लाइट नहीं होती थी। हाँ, हाँ, हाँ। तो सारी चीज़ सूरज की दया के ऊपर जो है चलती थी और जेल भी हमारी सूरज के ऊपर वो थी। तो 6 बजे करीब जेल हमारी वो हो जाती है, खुल जाती है। तो हमारा लॉ ये कहता है कि आप जेल को तब तक नहीं खोलेंगे जब तक आपने अगर फांसी देनी, जब तक फांसी की सजा को एग्जीक्यूट नहीं कर देते। ओके, तो इसलिए जल्दी 5:30, 6, 6:30 यही टाइम होता है फिर इनको उसके बाद फांसी देने जेल का। को, हाँ। उसके बाद जेल में जैसे इनको ब्रेकफास्ट वगैरह प्रिजनर्स को देते हैं या नाश्ता देते हैं, फिर कोर्ट के लिए भेजना होता है, उसके बाद उनको भेजते हैं। एक चीज़ था, पता नहीं मिथ है क्या सही है, कि जो जल्लाद होता है फांसी देने से पहले उसको शराब पिलाई जाती है, शराब की बोतल दी जाती है पीने के लिए, ऐसा कुछ है?
देखो अगर आप बोतल नहीं भी दोगे हाँ। तो तब भी उसने पी लेनी अच्छा। है। तो जनरली क्या है, क्योंकि ये काम इसकी वजह हाँ, क्योंकि फांसी देना किसी को, ये काम एक इतना एक नेगेटिव काम है, बिल्कुल, इतना ज़्यादा वो है, घृणा आती है इस काम से। तो इसी उससे जो है ये जल्लाद को हमने भी दी थी उनको शराब की बोतल, वो देते थे उनको, और वो रात को पी के ही सोते थे। और फिर पिए जो है वो रात को जो एक ट्रायल करना होता है कि जब इसको लटकाएंगे, जब फांसी देंगे तो ठीक तरीके से फांसी जो है दे दें, उसे रस्सी वगैरह चेक करनी होती है, वो चीज़ें करनी होती है। तो ये जल्लाद ये सारी चीज़ करते हैं। बाकी मैं आपको बताऊं कि जल्लाद की, अगर मेरे से पूछा जाए, जल्लाद की इतनी ज़रूरत नहीं होती। अच्छा। जल्लाद का रोल खाली ये होता है कि जो एज पर रूल्स जो है आपने उसको लटकाया है, और एज पर रूल्स तो आपका कोई भी ऑफिसर जो है रूल्स वगैरह अच्छे तरीके से पढ़ ले। खाली जल्लाद का काम होता है कि एक लीवर जो होता है, लीवर को खींचना। अच्छा। तो लीवर कोई भी खींच सकता है, जैसे मैंने आपको अफजल गुरु के केस में बताया है कि उसमें कोई जल्लाद नहीं थे। हाँ। तो हमारे सिपाही ने लीवर को खींचा और वो कर दिया। तो जल्लाद क्या परमानेंट वहाँ पर रहते, या क्योंकि फांसी तो हमेशा होती नहीं है, कभी 4-5 साल कभी आया, तो ये क्या है एग्जैक्टली? नहीं, जल्लाद जो है ये तिहाड़ में तो कोई भी नहीं है। अच्छा। तो जनरली इनको बुलाया जाता है, हमारे उस टाइम पे मेरठ और फरीदकोट जेल, ओके, यहाँ पे जल्लाद होते थे, ये आते थे। तो अब जैसे इनका निर्भया वाले केस में जो फांसी हुई है, उसमें पवन जल्लाद जो है कोई अच्छा, था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें वैसे जल्लाद नाम एक बड़ा खतरनाक नाम है, पर मैं आपको बताऊं, आप भी अगर आपको कहा जाए आपने फांसी देनी तो आप भी दे सकते हो, कोई जल्लाद की ऐसी कोई बात नहीं होती। नहीं, डेयरिंग क्योंकि ये इतना भी आसान नहीं है। आप रहे वहाँ पर वो ठीक है, लेकिन आम लोगों के लिए इतना भी आसान नहीं है। मैंने आपको बताया कि सारी उसमें जो मेन होती प्रक्रिया होती, काले कपड़े पहना के सिर के ऊपर काला एक स्कार्फ डाल देना, उसके बाद गले क्यों में पहनाई जाती वैसे? क्या होता है कि जब आप फांसी देते हैं तो आपकी जीभ वगैरह बाहर आ जाती है, आंखें वगैरह जो है आपकी काफ़ी वो खुल जाती हैं। अच्छा। गंदे तरीके से खुल जाती हैं, तो एक भयानक रूप लोगों को नजर ना आए। तो सिर के ऊपर जो है काला ये थैला जो है डाल दिया जाता है, स्कार्फ डाल दिया जाता है। बिल्कुल। एक चीज़ था, हालांकि मैं भी कोर्ट कचहरी कवर करता आया हूँ, फांसी की जब सज़ा जज सुनाता है तो कलम जो है उसका पिन पॉइंट ऐसा तोड़ दिया जाता है, ऐसा कुछ है? हाँ, देखिए इसका ना एक प्रथा थी ये। अच्छा। मैनुअल कहीं उनके सीआरपीसी वगैरह या कहीं और ये नहीं लिखा हुआ। हाँ। क्या होता है कि जो निब होती है, उस टाइम पे निब के पेन होते थे पुराने टाइम। अच्छा, तो ओके। ये अभी हाँ, क्योंकि वही तब आए नहीं थे। तो निब होती थी, तो जज फांसी की सजा साइन करने के बाद जो है निब को तोड़ देता था, ताकि ऐसी सजा दी है, इतनी भयानक सजा दी है, ये किसी और को ना देनी पड़े। बिल्कुल, इसलिए वो तोड़ देते थे निब को। हाँ सर, काफ़ी समय हो चुका है, विराम लेना पड़ेगा, लेकिन इसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं। चाहे आप इंदिरा गांधी के हत्यारों की कहानियाँ हैं, होम मिनिस्टर विजिट करते हैं उसकी कहानियाँ, अंदर डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे अफजल गुरु की हैं, और अलग अलग पार्ट में अलग अलग डिवाइड है। तो आप लोग भी अगर ये किताब पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर खरीद लें। ऑनलाइन भी होगी ये किताबें? ऑनलाइन भी मिलती है इसकी, अब तो हिंदी में भी आ गई, हालांकि मैं इंग्लिश में पढ़ा था। इसकी कीमत है 500 रुपये, और अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। ब्लैक वारंट, तिहाड़ जेल के जेलर की इनसाइड स्टोरी। सर शुक्रिया इंडिया.com से बात करने के लिए।